लास्ट वीडियो में हम बात किए थे हमारे सेल वॉल के बारे में। आज हम अपने नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेली या फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेली जो भी अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, दोज वर नॉट सेलुलर ऑर्गेनेलीज, है ना, दे वर द पार्ट्स ऑफ सेल। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज के साथ ना, सेल के डिफरेंट अलग छोटे छोटे ऑर्गन्स के साथ, है ना, जो सेल का आपका अलग अलग काम करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूक्लियस। लेट अस स्टार्ट विथ न्यूक्लियस, है ना। तो अब हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो पहले हमको जिनके बारे में जानना है दैट इज मेनली यूकैरियोटिक सेल। कंपैरिजन में थोड़ा मोड़ा हम आपको साथ में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियस होता है सेल में, सबसे पहले दिस इज अ डबल, यूकैरियोट्स की हम बात करें ना, सिर्फ यूकैरियोट्स में ही ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में दिस न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। कैसे बाउंड होता है? इस तरीके से, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह के न्यूक्लियस भी सेलुलर ऑर्गेनेली होता है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड, है ना। अब ये डबल लेयर्ड होता है, पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में देयर इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, है ना। देयर इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के लिए आपका न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो वो मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम आते हैं अब ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं, है ना। इन होल्स को हम क्या बोलते हैं? इन होल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, है ना, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक। तो ये न्यूक्लियर पोर्स कैसे रहते हैं? जहाँ जहाँ पे भी न्यूक्लियर पोर रहेगा ऐसे करके ये मेम्ब्रेन आपका फ्यूज्ड रहता है यहाँ से, है ना। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, और बीच से आपका फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपका न्यूक्लियर पोर्स हो गया, ठीक है। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, वाइड स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज perinuclear space. This is called as perinuclear space. Perinuclear space. ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? पेरी मतलब पूरी तरीके से जो ऐसे करके कवर करें, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस हो गया दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, है ना। ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन के ऊपर। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज इट कंटेन्स आवर जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन्स आवर जेनेटिक मटेरियल, है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आपका ब्लूप्रिंट होता है ना। आप कौन हैं, आप क्या है, आप कैसे हैं, जो भी चीज़ आपका इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन योर जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल आपको मिलता कहाँ से है? ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, इसलिए आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, है ना। आपको आपका जेनेटिक मटेरियल आधा अपनी मदर से मिलता है, आधा फादर से मिलता है।
तो आप दोनों को रिजेंबल करता है ना। तो ये जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या है, ये वो सारा इंफॉर्मेशन है जो भी आप है ना, वॉट एवर यू आर इट हैज गॉट द इंफॉर्मेशन। इसी के वजह से आप जो भी है आप वो है ना। और ये जेनेटिक मटेरियल आपको मिलता कहाँ से, ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। अब ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है बाबू, दिस जेनेटिक मटेरियल इज योर डीएनए, है ना। दिस जेनेटिक मटेरियल इज योर डीएनए। एंड व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आते हैं, ये डीएनए जो है आपका, ये इस न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, हमको कैसा दिखता है, इसका क्या नेचर होता है ना। तो हम अब आप हमेशा से बार बार पढ़ते आते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन फाइबर्स, है ना, ये सब। तो अब हम जानेंगे डीएनए, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में, ठीक है। हम सिर्फ ये न्यूक्लियस यहाँ बना हुआ छोड़ दे रहे हैं बिकॉज इसका हमको काम आएगा, बाकी चीज हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा डीएनए होता है, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, है ना। आप कैसे डीएनए को समझ सकते हैं, आप सोचिए आप एक रिबन लिए है ना, फ्लैट रिबन, है ना, ऐसे पतला वाला रिबन होता है ना, इस टाइप का, ऐसे साटन रिबन या कोई भी टाइप का रिबन आप ले लिए, है ना, गोल धागा नहीं, जो फ्लैट हो, है ना, जो ऐसे पतला, मतलब बीच से ऐसे ब्रॉड टाइप का। वाटर बॉटल देखिए, वाटर बॉटल का कैसा रिबन होता है, ठीक है। उस रिबन को आप दो एंड से पकड़ के ऐसे करके मोड़ दिए, है ना, ऐसे करके पूरा आप मोड़ दिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या किए, या मोड़ने के पहले आप, हम मान लेते हैं ये रिबन है, ठीक है, दिस इज योर रिबन। ये रिबन को आप बीच बीच से ऐसे करके काट दिए, बीच बीच से ऐसे करके काट दी, साइड में इंटैक्ट है, बस ऐसे बीच से काट दी, ठीक है। ऐसे ऐसे बीच से ऐसे करके कट लगा दिया और उसके बाद ऐसे खींच के ऐसे करके मोड़ दिया। तो जब आप मोड़िएगा तो आपको कैसा दिखेगा, आपको उसका दोनों साइड्स ऐसे कॉइल किया हुआ दिखेगा, है ना, दिखेगा ना। और जहाँ जहाँ से आप काटे हैं उसके बीच में जो पोर्शन है, ये दो जो साइड का, जो आपका दो साइड है, वो लगेगा कि बीच में उन स्ट्रैंड से ऐसे जुड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस, है ना। हम मान लेते हैं ये ऐसे कॉइल्ड है और इसके बीच में आपको लगेगा कि ये यहाँ से ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ऐसे ही लगेगा। बस आप समझिए यही स्ट्रक्चर है ना। या आप समझिए कोई सीढ़ी है ना, ऐसा वाला सीढ़ी नहीं, ऐसा वो देखें ऐसे वुडन सीढ़ी रहता है जो बीच बीच से ऐसे जुड़ा रहता है, लैडर, इस टाइप का जो लैडर रहता है ना, आप सोचिए कि वो लैडर को हम ऐसे करके मोड़ दिए, है ना, दो इट इज वुड मुड़ेगा नहीं, पर आप बस सोच लीजिए ऐसे करके हम एक एंड से पकड़ के दूसरे एंड से उसको मोड़ दिए, तो मोड़ दिए तो वो मेरे को कुछ ऐसा ही दिखेगा, है ना। ये हम 2D स्ट्रक्चर बनाए इसलिए, आप उसको 3D में बस वैसे इमेजिन करिए। एक मेरे पास लैडर है एंड लैडर को हम ऐसे करके मोड़ दिए, तो मोड़ दिए तो आपको उसका दो स्ट्रैंड्स ऐसे ऐसे कर, दो जो साइड होगा वो ऐसे ऐसे करके दिखेगा, है ना, और बीच बीच से ये ऐसे करके आपको इसका दोनों साइड जुड़ा हुआ दिखेगा, है ना। इस डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। तो डीएनए कैसा हो गया, डीएनए आपका
डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड हो गए है ना, लैडर की जो 2 साइड्स है बराबर, वैसे ही डीएनए का 2 स्ट्रैंड हो गया, तो डीएनए इज योर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर and the 2 strands are connected by bonds, है ना। ये जो 2 स्ट्रैंड है आपका, वो बीच वो हर जगह से ऐसे करके दोनों स्ट्रैंड्स बॉन्ड से, है ना, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में बॉन्डिंग होती है और उन बॉन्ड से ये डीएनए जुड़ा रहता है, ठीक है। और यही डीएनए जो आपका है, दिस डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज योर जेनेटिक मटेरियल, ठीक। चलिए, अब ये जो डीएनए होता है आपके बॉडी में, चलिए क्या बता रहे थे हम, ये जो आपका डीएनए होता है आपके बॉडी में, आपके बॉडी में आपके एक सेल में, है ना, दैट इज 2.2 मीटर्स लॉन्ग, है ना। अगर हम डीएनए को, आपका सारा डीएनए को ऐसे करके लाइन से जोड़ दे तो वो 2.2 मीटर लॉन्ग हो जाता है ना। और आपके एक सेल का साइज इज इन माइक्रॉन्स, दैट इज 0.0000001 मीटर के रेंज में। आपके सेल का साइज, उससे भी छोटा उसका न्यूक्लियस, और आपका डीएनए में क्या है, तो ये जो सेल होता है आपका, उसका साइज है 0.0000001 मीटर, है ना, इन माइक्रॉन्स, ठीक है। और ये जो डीएनए, अगर आपके सेल के डीएनए को पूरा एकदम लाइन से ऐसे करके रख दे तो मेरे सेल का डीएनए इज 2.2 मीटर लॉन्ग। तो आप सोचिए, ये जो 2.2 मीटर लॉन्ग लंबा डीएनए है, ये आपका इतना छोटा सा न्यूक्लियस में, है ना, सेल का साइज इतना, उससे भी छोटा उसका न्यूक्लियस अकोमोडेट कैसे करेगा, है ना। तो ये जो डीएनए होता है आपका, दिस गेट्स कॉइल्ड, है ना, ये डीएनए आपका ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ये आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डीएनए है, ठीक है। ये आपका एकदम कॉइल हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, दिस गेट्स कॉइल्ड, ठीक है। ये हम उसको सिंगल स्ट्रैंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस ऐसे ही, है ना, फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन, ऐसे समझ लीजिए कि दिस इज डबल स्ट्रैंडेड। ये जो डीएनए आपका होता है, ये इस तरीके से नॉर्मली सेल के अंदर एकदम कॉइल स्ट्रक्चर में पाया जाता है ना। तो सेल, और इसको अकोमोडेट करने के लिए सेल के अंदर की जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का कॉइल स्ट्रक्चर, दिस इज ओनली व्हाट इज नोन एज क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। इसी को हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, ठीक। अब ये क्रोमैटिन फाइबर के अलावा सेल में ऐसे, इस न्यूक्लियस में ऐसे गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गोल गोल ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इस तरीके से न्यूक्लियर पोर्स हो गए, है ना, न्यूक्लियर पोर्स हो गए, ठीक। और आपका न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक। अब आप सोचिए, किसी भी सेल के पास
कितना अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है दैट इज कांस्टेंट। जैसे मेरे बॉडी में बहुत सारा सेल्स है, तो मेरे बॉडी के हर एक सेल के पास अमाउंट ऑफ डीएनए विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अब जब इस सेल को डिवाइड करना है, मान लीजिए एक सेल है, जब इस सेल को डिवाइड करना है तो ये डिवाइड करके 2 सेल में बटेगा। जब 2 सेल में बटेगा तो दोनों सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल आना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल नहीं आएगा तो वो सेल कैसे बनेगा? हम आपको बताएं, जो भी इंफॉर्मेशन आपका होता है वो आपका दोनों सेल के जेनेटिक मटेरियल में होता है, ठीक। अब जब ये आपका जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल में चाहिए होगा, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल आपको एकदम इक्वल नंबर में चाहिए। इस सेल और इस सेल में इतना ही जेनेटिक मटेरियल चाहिए जितना इनके पेरेंट सेल में था। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है या जो मेरा डीएनए है, इसको हमको सबसे पहले डबल करना पड़ता है ना। सबसे पहले ये जेनेटिक मटेरियल को हम डबल करेंगे। जब ये डबल हो जाएगा उसको वापस से हम 2 अलग अलग सेल में बांट देंगे। तो बांटने के बाद क्या होगा, उनमें इक्वल नंबर ऑफ जितना डीएनए मेरे को चाहिए था, जितना जेनेटिक मटेरियल मेरे को चाहिए था, वो दोनों सेल में मेरा प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जब रेप्लिकेट करना होता है डीएनए को तो क्या होता है, डीएनए ये जो क्रोमैटिन फाइबर ऐसे होता है ये और कंडेंस कर जाता है, ये और फोल्ड कर जाता है कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके फोल्ड कर जाता है। तो जब ऐसे करके फोल्ड कर जाता है और जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमको ये कैसा दिखता है, हमको ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है ना। तो यही रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स कुछ नहीं है, दे आर हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए जब कॉइल करके ऐसे थ्रेड के फॉर्म में रहे तो हम उसको क्रोमैटिन फाइबर बोलेंगे, या फिर इसको क्रोमैटिन थ्रेड भी बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत करना, क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक। और अगर उससे भी ज़्यादा कॉइल कर जाए फॉर डिवीजन, सेल में डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए जब, है ना, ऐसे और ज़्यादा कॉइल करके रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बना ले तो हम उसको क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। तो ये क्रोमोसोम आपको कब दिखता है, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब आपको ये क्रोमोसोम दिखता है। जब सेल नॉर्मली फंक्शन कर रहा हो तो आपको सेल के अंदर डीएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल, ये क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में दिखेगा। अब जब बाबू ये सेल डिवाइड करने वाला होता है, जब ये सेल आपका डिवाइड करने वाला होता है तो ये डीएनए ऐसे करके डिवाइड कर चुका होता है। तो आपको क्या लगता है, ये क्रोमोसोम का 2 आर्म ऐसे करके निकला हुआ, ये 2 कुछ नहीं है, ये द क्रोमोसोम हैज रेप्लिकेटेड, इट हैज डबल। डबल कैसे हुआ है, फिर ये अलग होगा और फिर इन दोनों को 2 अलग सेल में भेज दिया जाएगा, है ना। तो मेरा क्या होगा, जो भी मेरा डीएनए है दोनों सेल में, इसका नंबर आपका 9 में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो अब ये डीएनए या जो भी सेल है ये हमको कैसे दिखेगा, तो ये जो क्रोमोसोम है जब डिवाइड कर जाएगा इसको फिर 2 अलग अलग सेल्स में मेरा भेज दिया जाएगा। अब ये सेल्स में हम ये डीएनए या जो क्रोमोसोम है या क्रोमैटिन फाइबर है, इसको हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, हम इसको देखेंगे कैसे, है ना। तो डीएनए या जो मेरा क्रोमोसोम या क्रोमैटिन फाइबर जो मेरा होता है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस जो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, दैट इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अब आप सोचिए, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो डीएनए अगर एसिडिक है नेचर में या नेगेटिवली चार्ज है तो हमको किस टाइप का स्टेन या डाई चाहिए होगा डीएनए को स्टेन करने के लिए। अच्छा, उसके पहले कोई भी चीज़ अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसको देखने के लिए सबसे पहले मेरे को उसको कलर करना पड़ता है ना। कलर नहीं करेंगे तो मेरे को वो दिखेगा नहीं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स अप्रिशिएट नहीं होगा। तो जिस प्रोसेस से हम उसको कलर करते हैं उसको हम अच्छे टर्म्स में हम उसको स्टेनिंग कहते हैं ना, हम उसको स्टेन कहते हैं, है ना। कलर को हम
स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। और ये स्टेनिंग किसकी मदद से करते हैं? जो कलर्स की मदद से हम स्टेन करते हैं उनको हम डाइज कहते हैं ना। डाई मतलब तो आप जानते हैं कलर होता है ना। एंड स्टेन करते हैं। तो ये जो स्टेन हम यूज़ करेंगे डीएनए या न्यूक्लियस को विजुअलाइज करने के लिए, जो कि एसिडिक इन नेचर है, तो आप बताइए कि आपको कैसा स्टेन यूज़ करना चाहिए, बेसिक इन नेचर या एसिडिक इन नेचर? आप बताइए। ऑब्वियसली बेसिक इन नेचर, क्योंकि हम बेसिक स्टेन डालेंगे तब तो वो एसिड उसको अट्रैक्ट करेगा, वो स्टेन जा करके उससे चिपक जाएगा, और जब वो कलर उससे चिपक जाएगा तब हम उसको देख पाएंगे, है ना। तो डीएनए को स्टेन करने के लिए वी नीड बेसिक डाई, बेसिक डाई। तो दो बेसिक डाई का एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज सैफ्रोनिन एंड मिथिलीन ब्लू। These two are basic dyes जो कि आप न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए आप देख सकते हैं, है ना। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है, जिसके वजह से वो आपका ये डाई नहीं लेगा, लेकिन न्यूक्लियस ये डाई ले लेगा। तो न्यूक्लियस आपको बीच में एकदम ब्लैक सा या ब्लू सा एकदम हाईली कलर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, और साइटोप्लाज्म आपको एकदम लाइट कलर दिखेगा, है ना, जिसके वजह से आप सेल में न्यूक्लियस को अप्रिशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो दो बेसिक डाई का एग्जाम्पल है सैफ्रोनिन एंड मिथिलीन ब्लू, भूलना मत। इसके अलावा एक और डाई हम यूज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट बेसिक इन नेचर, दैट इज एसिडिक, है, दैट इज आयोडीन, दैट इज आयोडीन। दिस इज नॉट बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसके आगे हम आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।